विषय में आप? बहुत सारे खुलासे हैं। मैं मानता हूँ कि योग एक नमस्कार, योग के राष्ट्रीय विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य अजय आर्यन। अजय आर्यन जी, ये बताइए कि ये आज आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, ये किस पर्पज़ से रखी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि योग में कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ विसंगतियाँ हैं जिन्हें हमें ठीक करने की ज़रूरत है और आज इसी संदर्भ में ये वार्तालाप रखी गई है। क्या खुलासा करना चाहेंगे इसके विषय में आप? बहुत सारे खुलासे हैं। मैं मानता हूँ कि योग एक जीवन शैली है जिसे योग को जीना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ योग इस तरह से हो गए हैं कि साँसों पर ध्यान ना देना, किसी भी तरह से कुछ भी कराना, वह योग नहीं है। आजकल ज़ुम्बा, एरोबिक्स मिक्स करके सभी कराया जा रहा है योग। इस तरह से योग का पतन शीघ्र हो जाएगा और जो हम चाहते हैं कि योग की मुहिम जो छेड़ी है, जो बड़े स्तर पे आई है, वो आगे बढ़े। क्या कहेंगे आचार्य जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग आज के समय में कराया जा रहा है, एक नई पहचान मिली है, तो जो भी योग कराया जा रहा है क्या कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियां हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए त्रुटियाँ तो हर जगह हैं और हर काम में होती है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सही तरीके से आपके सामने लाने की। आपके माध्यम से मैं सभी जगह लेके जाऊँगा। हम जो प्राणायाम करते हैं या हम कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं और मेरी कोशिश है कि हम सही तरीके से योग करवाएँ। अगर एक योग सही तरीके से आगे जाएगा तो निस्संदेह आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है उसका। अगर हम आप बात करें कि काफ़ी त्रुटियां हैं, अगर हम उसी तरीके से योग करते तो क्या हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, और सही हो तो क्या फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है? देखिए, योग का नुकसान किसी को नहीं होता। हाँ, अगर मैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न को गलत की तरह से दे दूँगा तो नुकसान होना तय है। योग में अगर मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, अगर हम साँस लेते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए या बाहर आना चाहिए? ठीक है ना? लोगों को इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है। जब मैं साँस ले रहा हूँ तो पेट फूल जाना चाहिए, साँस छोड़ूँगा तो पेट अंदर जाना चाहिए। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है। मेरे पास कई तरह के इस तरह के लोग आते हैं जिनको साँस लेने का सही तरीका भी नहीं मालूम है। तो उनके साथ कई बीमारियाँ फिर लग जाती हैं। धीरे-धीरे फिर समय के साथ वो बढ़ती चली जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करें। साँस लेना है, इनहेल तो पेट फूलना चाहिए, देन एक्सहेलेशन पेट खाली हो जाना चाहिए। गुरुजी, जो बड़े बड़े योगाचार्य योग सिखा रहे हैं, चाहे बाबा रामदेव भी हो, इतना बड़ा योग शिविर लगाते हैं, उनका खुद का बड़ा योग विद्यालय कह सकते हैं इस तरीके से, क्या लगता है कि सभी मतलब गलत सिखा रहे हैं या कुछ ही लोग हैं? नहीं, मैं देखिए सभी का नाम या स्पेशली किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है योग में जो सबसे बड़ी कमी है तो वो सबसे बड़ी है भस्त्रिका और प्राणायाम में। जैसे भस्त्रिका और कपालभाति, आजकल जिसको भी देखो करना है कपालभाति तो क्या करेगा, पेट अंदर करेगा, साँसें बाहर करेगा। लोग इसको कपालभाति बोलते हैं। अगर ये करता है तो इसको भस्त्रिका बोलते हैं। सबसे पहले तो यही उल्टा है। देखिए, भस्त्रि पेट को बोला गया है, भस्त्रि की क्रियाओं को। जब हम पेट अंदर कर सांसों को बाहर फेंकते हैं तो ये भस्त्रि क्रिया है, ना कि कपालभाति क्रिया। जब मैं कपाल का मतलब है हमारा सर, खोपड़ी। जब मैं चेहरा ऊपर ले जाकर सांसों को बाहर फेंकता हूँ, जैसे ये कपाल क्रिया है, ये भस्त्रिका नहीं है। तो पहली तो यही भ्रांति है जो हमें ठीक करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी भ्रांतियाँ ऐसी हैं, फैली हैं। अच्छा, हम स्वामी बात जी, कर अगर योग इतनी अच्छी चीज है तो एक ही धर्म के लोग क्यों करते हैं इसको? देखिए, योग किसी धर्म के लिए नहीं बना है, योग सभी के लिए है। हाँ, आजकल कुछ राजनीतिक कारणों से इसको अलग-अलग कर दिया गया है, लेकिन योग सभी के लिए एक समान है। योग सभी को फ़ायदा देता है। देखिए, साँस जो भी ले रहा है ना, वो योग कर रहा है। जब भी योग की बात आती है तो एक ही धर्म की विशेष लोगों की बात आती है, दूसरे धर्म के लोग नकार देते हैं इस बात को। देखिए, वो नकार देते हैं, उनका एक अलग इश्यू है, लेकिन मैं मानता हूँ वो लोग भी दिन में 5 बार तो योग करते ही होंगे। जब भी हम साँस ले रहे हैं, साँस अंदर ले रहे हैं, साँस छोड़ रहे हैं, यह एक योग का ही रूप है। ठंड का मौसम बढ़ रहा है, हर बार राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता है। योग इस तरह की चीज़ों में कितना कारगर साबित होता है ऐसे समय में? देखिए, दिल्ली का माहौल जहाँ तक है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि लोग अगर प्रदूषण का लेवल ऊपर है तो पार्कों में जाके अनुलोम-विलोम प्राणायाम ना करें, क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक होगा। आप एक बंद कमरे में कर सकते हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा-सा कम होगा, वह बेहतर रहेगा। अगर आप पार्क में जाके और इस पॉल्यूशन के अंदर ये वह करेगा तो आपके साथ मुझे लगता है कि लंग्स का या फिर अस्थमा का या सांसों का कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। आचार्य जी, योग की बात की जाए तो योग में अगर वातावरण सम्मिलित हो तो किस तरीके का वातावरण में हमें योग करना चाहिए जिससे कि उसका प्रभाव ठीक तरीके से पड़े, सकारात्मक तरीके से? देखिए, अगर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है और हमारा एक्यूआई लेवल है जो 60 से कम है, तो हमें योग में प्राणायाम अच्छी तरह से करने चाहिए। अगर एक्यू लेवल है जो 100 से ऊपर चला जाता है, तो हमारे सांसों में और हमारी ब्रीदिंग में इश्यू आएगा। स्वामी जी, एक बात है,
जिनको कोरोना का अटैक लग चुका है, जो कोरोना के, उनको योग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जिनको मैंने कोरोना में हॉस्पिटल्स में जाके योग को करवाया है, तो मैंने काफ़ी चीज़ों को उससे सॉर्ट आउट किया, हल किया है। योग करने से आप सांसों का ब्रीदिंग पैटर्न ठीक करने से कोरोना तक की बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। अगर आपका ब्रीदिंग, अगर आप 40 से 45 सेकंड तक आप अपना सांस रोक सकते हैं, तो आपको कोरोना से बाहर आना पड़ेगा, मतलब बाहर आ ही जाओगे। मुझे नहीं लगता कोरोना इससे ज़्यादा टिक पाएगा। सर, आपके नाम के पीछे जो लगा हुआ शब्द है, जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं कि तो मैं 1 दशक से ज़्यादा टाइम से योगा सिखा रहा हूं। मेरे को ये जो भी पद्धति है, जो भी है, ये गुण मेरे गुरु, मेरे फादर से और मेरे दादाजी से मिला है। मेरे दादाजी योग सिखाया करते थे और लोगों को ठीक किया करते थे। उसके बाद मैंने अपने दादाजी को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे फादर, जब हम घर में छोटे होते थे, स्कूल जाया करते थे, तो मेरे फादर लोगों को ठीक किया करते थे। अलग अलग झाड़ फूँक करना, कई लोग कमर दर्द लेकर उनके पास आते थे, वो ठीक होकर जाते थे। तो मैं घर में ये बचपन से माहौल देखता आया हूँ। उन्होंने बचपन से मुझे हर एक चीज़ के बारे में बताया है। मैंने इतना योग के अंदर नई किताबों को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी पूरी फिजिक्स को, पूरे ज्ञान को, जो हमारा एनाटॉमी है बॉडी का, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ और लोगों को ठीक भी कर रहा हूँ। एक बात उतर रही है कि इस वक्त योग को कुछ बिजनेस के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी, ये तो हमेशा होता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी मुहिम चढ़ती है तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। मुझे लगता है आजकल के बच्चे जो योग को एक जिम्नास्टिक की तरह ले रहे हैं, उल्टे-सीधे आसन बना रहे हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं, वो योग नहीं है। योग एक प्रदर्शन की वस्तु तो बिल्कुल भी नहीं है। योग जीवन शैली है जिसे अपनाना चाहिए हमें और आगे लेकर जाना चाहिए। बीजेपी सरकार भी योग को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग को लेकर कई योग दिवस वगैरह मनाए जाते हैं। और सकारात्मक की बात करें कि एक टैग भी आता है कि बीजेपी सरकार योग को ज़्यादा प्रस्तुत करती है। हालांकि जो मौजूदा सरकार पहले कांग्रेस करी, उन लोगों ने इतनी अवेयरनेस नहीं डाली। देखिए, दोनों सरकार ने अवेयरनेस डाली है। 2008 में जब अमेरिका ने योग को रजिस्टर कराने की कोशिश की, तो बाबा रामदेव ने ही आगे बढ़कर इस पर संज्ञान लिया था और हठ योग हमारे भारत में रजिस्टर हो गया था। तो हठ योग हमारा अपना खुद का अंग है जिसे हम सब जगह सिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इनको बहुत आगे लेकर आए, इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाया कि अब इंटरनेशनल लेवल पर योग दिवस मनाया जा रहा है। तो ये भारत की जीत है और आगे आने वाले टाइम में हम इससे भी आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया में हम एक प्रचंड लहराएंगे। सर, सही और गलत का पता कैसे लगेगा? मैं ये सही सिखा रहे और ये गलत सिखा रहे? देखिए, कोई भी अच्छा शिक्षक होगा तो अच्छी शिक्षा लेकर ही आएगा। आप आजकल क्या हो रहा है कि आजकल लोग यूट्यूब पे, रील पे और भी ज़्यादा सोशल मीडिया से योग को सीख लेते हैं। वो एक सही तरीका नहीं है। मैं चाहता हूँ योग को प्रॉपर तरीके से समझा जाए, उस पर एक एक चीज़ पे काम किया जाए। अब मैंने कई जगह देखता हूँ कि कोई भी आसन कभी भी कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हर आसन का एक सीरीज है, हर एक आसन की पैटर्न है। आप स्टैंडिंग के साथ बैठने के साथ लेटने वाले आसन एक साथ नहीं करवा सकते। आपको एक सीरीज वाइज ही चलना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप कुछ भी आसन कभी भी करवाते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, जो तमाम जो लोग, जो योग गुरु हैं, जो योग सिखा रहे हैं, चाहे वो पार्कों में हो, चाहे या इंडोर आउटडोर में बात करें, तो सरकार ने भी, जिस तरह की दिल्ली सरकार ने भी योग क्लासों की शुरुआत करी, तो क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ लोगों द्वारा योग गलत सिखाया जा रहा हो, कहीं ना कहीं शरीर को फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, आप सभी को पता होगा, मैं इसका थोड़ा सा लंबा दूंगा इस पे, कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था हमारी, और हमारी किताबों को जलाकर हमारे सभी मंत्रों को, वेदों को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है। सच्चाई यह है कि हमारी कुछ बुक्स उससे पहले ही हमारे यहाँ से बाहर भेज दी गई। तो हमारा जो सही योग, सही मंत्र, सही ज्ञान है, वो यहाँ से दूसरे देशों के पास पड़ा है। हमें जितना याद रहा, हम उसके हिसाब से आगे कराई जा रहे हैं योग। आप ये कहना चाह रहे हैं कि योग हमारे देशों से बल्कि बाहर जा रहा है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं पहले से वहाँ मौजूद है, जो किताबें चली गई? जी, हमारे भारत से ही पहले कुछ ज्ञान उठाकर वो वहाँ ले गए और हमें दिखा दिया है कि ये सब नष्ट हो गया, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा ही ज्ञान हमें वापस बेच रहे हैं। और इसी लेवल पे आप देखोगे कई कंट्री हैं जो योग को हमें ही बेच रही हैं 200 घंटे में, 300 घंटे में, लेकिन वह योग हमारे भारत का है, वह अपना है। योग को आप आचार्य जी, यूथ की बात की जाए तो आज बड़ा जो संख्या है यूथ की, वो जिम की तरफ, योग को छोड़ के जिम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो जिम और योग में क्या डिफरेंस है? योग ही क्यों जरूरी है करना? जिम से ज़्यादा कितना प्रभाव होता है? देखिए, अब मैं जिम की बात करता हूँ तो ये जिम नाम बाद में आया है। सबसे पहले ये व्यायामशाला ही था। अगर आप आज से 60 या 50 साल पीछे जाते हैं तो वहाँ पर व्यायामशाला ही बनी होती थी। पर धीरे धीरे मृदंग आ गए, उठाने वाली कुछ चीज़ें आ गई, फिर उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया, फिर उसको आयरन में, स्टील में कन्वर्ट कर दिया गया। तो योग से ही जिम बना है।
और अब जितनी भी हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, जितना हम स्ट्रेस लेते जा रहे हैं बॉडी पे, उतना ही हमारे ऑर्गन छोटे होते चले जा रहे हैं। हम क्या करते थे पहले नेचुरल हम एक्सरसाइज करते थे, वजन उठाना या काम करना या कसी चलाना खेतों में, तो हमारे ऑर्गन हार्ड होते थे, स्ट्रॉन्ग होते थे और बहुत लंबे समय तक चलते थे। आजकल क्या हो रहा है कि आज हम अपना वेट उठाने के लिए हमें बॉडी मसल्स को खींचना पड़ रहा है और कुछ स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिम वाले, तो उससे क्या होता है कि मसल्स हमारी बहुत छोटी होती है, हमारे ऑर्गन छोटे हो जाते हैं। जैसे ही हम उस पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो आप देखते हो कि कई लोगों को आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं छोटी छोटी उम्र में। तो मैं मानता हूं कि आप इसको नेचुरल तरीके से करेंगे, अगर योग से करेंगे। आप मुझे बताइए कि अभी तक कोई भी एक इंसान योग करने वाला किसी को हार्ट अटैक आया है ना? नहीं। तो योग एक सरल और सिद्ध विधि है जिसकी वजह से आप जीवन शैली को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दिन में कौन सा समय सही है जिस पे योग करा जाए? देखिए, योग करने का कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर आप सुबह सुबह योग कर लेते हैं और शाम के टाइम योग कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। वैसे योग करने का कोई समय नहीं है, आपको अपनी सांसों को स्वच्छ करना है, वो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। गुरुजी, अंतिम में रोहिणी वासियों को, दिल्ली वासियों, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे योग के लिए? मैं चाहता हूं कि पूरा रोहिणी ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, हमारे पास योग की बहुत ही उन्नत टेक्निक है, उसका सही इस्तेमाल करे और सही योग को आगे लेकर आए। अगर हम सही योग सिखाएंगे तो पूरा विश्व या पूरी पृथ्वी हमारी एक बार दोबारा से सही तरह से अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। गुरुजी, योग और व्यायाम में अर्थ बताइए थोड़ा सा, योग और व्यायाम के बारे में। देखिए, हर चीज़ का जुड़ना योग है, हर चीज़ को अपने सांसों द्वारा, अपने हाथों द्वारा करना व्यायाम है। जैसे ही हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसे व्यायाम कहा जाएगा। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, अपनी सांसों को, अपने हाथों पैरों को अपने मन अंतरात्मा से जोड़ते हैं, तो वह योग है। गुरुजी, आप आचार्य जी, योग और व्यायाम के साथ साथ खान पान कितना महत्वपूर्ण है? जिस तरीके का खान पान आजकल चल रहा है, खान पान को शुद्ध रखना कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, यह तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आजकल का जो खाना पीना है, अब मोस्टली क्या होता है कि 60 से 80% लोग मैदा ही खा रहे हैं। तो मैं इसमें सभी को बताता हूँ कि हम एक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो हमारा इंस्टीट्यूशन क्या कहता है, खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। देखिए, हमारा शरीर 30 की उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद हमारा शरीर नहीं बढ़ता, तो उसके बाद आपको खाना आधा कर देना चाहिए। और जब भी सूरज निकलता है, यानी सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है और जब सुबह शाम को सूरज ढलता है, तब हमारी राइट नाड़ी चलती है, यानी हमारी पैनक्रिया एक्टिवेट होती है। मुझे लगता है उस समय पर अगर खाया जाएगा तो वो पैनक्रिया को पचाकर उसको नीचे की तरफ भेज देगी। अगर आप रात को लेट नाइट खाना खाते हो जहाँ पे सूरज है ही नहीं है और हमारा राइट एक्टिवेट नहीं है, तो फिर क्या होता है कि हमारा खाना ऐसे कैसे रात को पड़ा रहता है और फिर वो जहर के रूप में बन जाता है। गुरुजी, अंतिम में 2 शब्द आपसे खत्म करूंगा कि क्या आपके सेंटर कहाँ चल रहे हैं? देखिए, हमारे अभी सेंटर हैं जो रोहिणी सेक्टर 7 में है, 8 में है और सेक्टर 13 में है, और जल्दी ही हम उन्हें और जगह पर भी प्रस्तुत करेंगे। किस नाम से आपके सेंटर? देखिए, ये है राष्ट्रीय योग विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ योगा। ठीक है।